हाँ भैया, आज मैं आपको कहानी में पढ़ाऊंगा षटभुज मतलब हेक्सागन। हेक्सागन से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉसिबल इसमें सवाल बन सकते हैं वह भी डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आई है वो सारी की सारी चीज़ मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो हेक्सागन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको हेक्सागन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइएगा चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले हेक्सागन मतलब षटभुज, तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं, दिखाई दे रही हैं आपको, और इसको समान षटभुज बोलते हैं। मतलब ये सारी की सारी इक्वल साइड्स हैं। अगर ये अनइक्वल होंगी तो वह एसएससी के सिलेबस पे नहीं होंगी। एसएससी के सिलेबस में अनइक्वल हेक्सागन नहीं है, मतलब कोई सा भी पॉलीगन होगा अदर देन ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, बाकी सारे के सारे सम में है। सम पंचभुज, सम षटभुज, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ये सारे के सारे सम में दे रखे हैं, उसमें नहीं है अनइक्वल में। तो ये सारी भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी। और मान लीजिएगा अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ध्यान से समझने जाना, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा कि वह चीज़ कहाँ से क्यों आ रही है, और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखो, अगर ये 6 साइड हैं तो इनका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप जानते हैं सारी की सारी साइड जोड़ दीजिएगा तो 6a होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात होगी एरिया की। अब ध्यान से समझना एरिया कहाँ से आता है। मान लीजिएगा ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो मैं इसको मिला दे रहा हूँ, इसको भी 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 मिला दे रहा हूँ और इसको भी मिला दे रहा हूँ। अब एक बात ध्यान में रखना कि एक षटभुज के अंदर 6 इक्वल लेटरल ट्राइंगल होते हैं, मतलब 6 समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनते हैं। अब आप जानते हैं, और मैंने समबाहु त्रिभुज की कहानी में भी बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। मैंने साइड a ले रखी है, और इसके अंदर ऐसे 6 बने हुए हैं, इसके अंदर ऐसे 6 बने हुए हैं। तो एक का √3/4 a² है, तो इंटू कर दीजिएगा 6, वह निकल के आ जाएगा हेक्सागन का। या तो आप ये याद रखो, ये याद रखोगे तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो सबको याद रहता है, ये √3/4 a² है। उसमें तो क्या करना, आप 6 की मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे याद रखो। वरना आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा 3√3/2 और a²। वो कुछ नहीं करा, इनसे 2 से काट दिया है बस। इसे याद करना चाहो तो इसे कर लो, मैंने बता दिया एक ऐसा आया है। ये वरना ये याद रखो, मैं तो ये रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है भैया जी। अब पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, अब हाइट की बात कर लेते हैं। तो भैया हेक्सागन की हाइट कहाँ से आई है, तो हेक्सागन की हाइट के लिए अब एक बात ध्यान से देखो, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसको O मान लेते हैं। यह भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हाइट क्या होगी, इस वाले बेस से लेकर इस वाले बेस तक की, इसे कोई तो हाइट बोलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है तो ये रही इसकी हाइट, और एक ये है और तो ये रही इसकी हाइट। इन दोनों हाइट को आप जोड़ दीजिएगा तो हेक्सागन की हाइट निकल आएगी। बात मानते हो कि नहीं। आप ये जानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट है वो √3/2a होती है। अब बोलो खसमा, और ऐसे 2 लगे हुए हैं तब जाके एक हेक्सागन बना, तो इंटू कर दीजिएगा 2, इससे एक खत्म हो गया, तो ये निकल के आ गया √3a। मतलब हेक्सागन की जो हाइट होगी वो √3a होगी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर सर अक्सर सवाल बना दिया जाता है हेक्सागन से, और अगर उसकी बुद्धि थोड़ी खराब होगी तो वो ऑक्टागन से सवाल लेगा, नहीं तो फिर ट्राइंगल और ये तो सब हैं ही। ठीक है, तो पेरीमीटर निकाल लिया, एरिया निकाल लिया और हाइट निकाल ली। कैसे ये आई ये मैंने आपको बता दिया। एक बात हो गई। अब आगे चलते हैं। ये पहली चीज़ थी, ये दूसरी चीज़ थी, और ये तीसरी चीज़ थी। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें जो हेक्सागन है इसमें प्रत्येक कोण कितने का होता है। ये सवाल आता है कि प्रत्येक कोण कितने का होता है। तो मेरी बात को जरा ध्यान समझो। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका ये वाला जो कोण है वो 60 का होगा। बच्चा जानता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर होते हैं, मतलब 60-60 के होंगे। और ध्यान से देखो, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये दोनों सब आपस में बराबर है, इसका भी एक कोण 60 का होगा। तो ये टोटल कितने बन गए, 60 और 60 120 का। यहाँ भी एक कोण 60 का होगा,
यहाँ भी ये 60 का होगा क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे 120 120 120 के होंगे। कैसे आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो प्रत्येक कोण हेक्सागन का, ये सारे के सारे आप ऐसे ही करिएगा, 120 का होता है। अब बोला खसमा, ये सवाल पूछा गया है कि हेक्सागन का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 120 डिग्री का। और इसके अंदर ब्रैकेट में डाल दो आंतरिक कोण। आंतरिक मतलब इंटरनल एंगल, आंतरिक मतलब इंटरनल, ये होता है 120 डिग्री का। ठीक है। अब जब सवाल ये आया है तो चौथा पांचवा भी करेंगे। सवाल तुमसे पूछेगा कि षट्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग बताओ कितना होता है। षट्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग बताओ कितना होता है। तो आप जरा बताएं कि कितना होगा। सोचो जरा ध्यान से। और सोचने से पहले भी मैंने इससे पहले प्रूफ किया हुआ है MMSHP की सीरीज में कि किसी भी कोई भी डायग्राम हो तो उनके बाह्य कोणों का योग कौन सा होता है, कितना होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टा हो, ऑक्टा हो, कितना भी हो, उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है मैंने MMSHP में बता रखा है। अगर आपको पता है तो फटाफट बता दीजिएगा। बताओ बताओ भैया जी, अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और ये 120 है ना, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है तो ये कितना बचा? कहोगे सर 60 डिग्री बचा। ऐसे इसको बढ़ा दो बाहरी एंगल निकालने के लिए। ये पूरा 120 है और पूरी लाइन 180 की होती है तो ये कितना बचा? ये भी 60 बचा। इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो और ये 120 है तो ये कितना बचा? तो 60 बचा। इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दो, ये 120 है तो ये कितना बचा? 60 बचा। ऐसे इसको बढ़ा दो, ये भी 60 बचेगा। इसको बढ़ा दो तो ये भी 60 बचेगा। 60 60 60 60 60 60 60। तो भैया जी सभी बाह्य कोणों का योग होता है कितना? 6 6 36। भाई 60 है और 6 ऐसे कोने हैं तो 360 बन गया। और मैंने बात आपको प्रूफ करा रखी है पहले कि कोई सी भी आकृति हो उन सबके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस बात को रट्टा मार कर रखो। चाहे वो ये हेक्सागन हो, जब ट्रायंगल मैंने पढ़ाए थे तब भी आपको प्रूफ कराया था, क्वाड्रिलेटरल में सब में भी प्रूफ करा रखा है, और MMSHP में भी है 360 डिग्री आता है। ये आपको पूछे ना तो फटाफट 360 मार देना, चाहे कोई भी बोले। एक बात हो गई। अच्छा, इसके लिए ना फॉर्मूले भी होते हैं, इनके लिए फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिएगा इस वाले के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो अब हो गए ना, इनको हटाओ, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है। देखो, अगर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हेक्सागन में n-2 × 180/n, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला है ये। प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो डाल दो कितनी साइड्स है, तो आप कहोगे 6 साइड है, तो 6 में से 2 गए तो कितना बचे? 4 × 180 और बाई 6 है ना, 6 से गया 3 बार और 4 3 12 120। समझ में आ गई बात। ऐसे इस वाले के लिए भी एक फॉर्मूला होता है प्रत्येक बाह्य कोण के लिए। ये होते हैं 360/n बराबर प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण। ये जब मैं आपको ये सब बहुभुज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तभी फॉर्मूलों का यूज़ करवाना सिखवाएंगे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं थी। दोनों तरीके से समझा दिया मैंने, नॉर्मल निकाल के भी और फॉर्मूले से भी। यहाँ पर डाल दीजिएगा 360 तो टोटल है ही। नंबर ऑफ साइड कितनी है? n मतलब 6, तो 6 6 36 प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। अच्छा, इसका रिवर्स यूज़ कर लीजिएगा। हमारे पास 360 तो होता ही है क्योंकि फॉर्मूले में है, और इस प्रत्येक बाह्य कोण को यहाँ लिया और उसे वहाँ भेज दो। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है? 60 डिग्री का, तो 6 6 36, तो यहाँ से n की वैल्यू 6 आ जाएगी। दोनों तरीके से यूज़ कर लो। मैंने आपको बता भी दिया ये आया कैसे है। ठीक है। इसको भी रफ कर रहे हैं, अब इसको भी रफ कर रहे हैं। 5 चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी चर्चाओं का दौर आगे चालू रहेगा। अभी ना मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कीलम काटी हो गई है। दोबारा बनाएंगे और फिर हम छठी चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ध्यान से देखिएगा। इसको लो, इसको लो,
इसको लो, इसको लो, इसको लो और इसको ले लो। सही बनाया ना? सही बनाता हूँ मैं एकदम। मेरी आर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक बात हो गई। दूसरा, इसको मिला रहा हूँ मैं। छठा पॉइंट लिखेंगे। इसमें एक सवाल है, ये भी पूछा जाता है। देखो अभी बता दिया मैंने, इसको पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूँ कि एक षटभुज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 6 समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं। लिख लेना छठे नंबर पर। देखो छठे नंबर पर छठा ही आ रहा, 6, 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनने संभव है। इक्विलेटरल ट्रायंगल त्रिभुज बनने संभव है। 6 ही बना सकते हैं मैक्सिमम रूप से, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। एक बात हो गई। 7वां इंपॉर्टेंट, और अभी हाल ही के सीजीएल के पेपर में ये सवाल था। और था क्या था सवाल बता रहा हूँ। सवाल बता रहा हूँ कि एक षटभुज के अंदर कितने चतुर्भुज बनाने संभव है ज़्यादा से ज़्यादा। कितने चतुर्भुज बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को मैं मिला रहा हूं और एक चतुर्भुज पकड़ लो। जैसे मान लीजिएगा ये वाला पकड़ लिया, एक ये बन गया, एक दूसरा एक ये वाला बना लो, तो तीसरा ये अपने आप बन गया। एक ये बन गया, एक ये बन गया और ये एक बन गया। ध्यान में रखना इनके एरिया हमेशा बराबर होंगे। तो भैया जी 3 संभव है ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैक्सिमम पे आएगा हमेशा, मतलब 3 ही बन सकते हैं। एक षटभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। एक सवाल है। 7वां सवाल में लिखवा लिया 3 मैक्सिमम चतुर्भुज बन सकते हैं। ये एक दूसरा सवाल है। ठीक है, अब 8वीं चीज की ओर अग्रसर होंगे। इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे भी, इसे भी, इसे भी। अब ध्यान से देखना तुम मेरी बात को। ये पूछता है कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। तो अगर मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल कि ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो पूछता है कि एफ सी कितना होगा, या कुछ भी दे रखी हो एफ सी कितना होगा। ये सारी की सारी 6 ही हो जाएंगी। एफ सी पूछेगा कितना होगा। ठीक है, तो अब यहां से निकालेंगे 8वां पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सी। फिर एफ सी को कहीं पे भी रख लेना या किसी और नाम से भी कर लेंगे, वो तो आपको समझ में आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, इसको मिला दो, इसको मिला दो। देखो अगर आप ऐसे समझ के चीज़ों को करोगे ना तो पेपर में कभी फंस नहीं सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में क्या माइंड सेट लेकर क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप उसकी जड़ खोद लोगे तो यकीन मानेगा पेपर में वो चाहे कैसा भी सवाल क्रिएट करे आपसे हो जाएगा, अगर आपने जड़ खोद रखी है। और अगर बस ऊपर ऊपर से रट्टा मार रखा, आपको ये नहीं पता है कि सभी बाह्य कोणों को 360 आता है तो कैसे आता है, इंटरनल 120 कैसे बन रहे हैं, ये एरिया कैसे आया, अगर ये नहीं पता है ना तो एग्जाम में जाके मात खा जाओगे और एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके आपके मार्क्स रुक जाएंगे, फिर वो बढ़ने के नहीं है। ये जो 100 में से 100 लाने वाले बच्चे हैं वो फिर आपको खोदना पड़ेगा उसकी मिट्टी। ठीक है, तो भैया जी एफसी निकालेंगे। मान लीजिएगा ये 6 दे रखी है और ये एक समबाहु त्रिभुज बनता है, तो ये भी 6 हो गई, ये भी 6 हो गई। बात मानते हो? ये एक समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी 6 और ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, क्योंकि सारे के सारे समबाहु त्रिभुज हैं। बात मानते हो कि नहीं? तो अगर बेटा ये 6 है तो ये एफसी कितनी आ रही है? 12। अगर ये 8 होती तो ये सब 8 आती तो कितना आता? अगर ये 6 है ए बी तो एफसी कितनी आ रही है? 12। अगर ये 8 होती तो ये कितना आता? 16। अगर ये 10 होती तो ये कितना आता? 20, क्योंकि सब कुछ 10-10 हो जाता। तो इससे पता चलता है कि एफ सी इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ ए बी, या फिर साइड ट्वाइस ऑफ ए। जो भी गिवन साइड होगी हमेशा एफ सी जो भी कोई भुजा दे रखी होगी उसकी दुगनी ही आनी है। क्यों आनी है ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। ठीक है, एफ सी हो गई। 9th नंबर पर चल रहे हैं। डायगोनल और बताता हूँ। चलो डायगोनल से पहले एक और चीज़ बता दो भैया जी के, इसको रफ करते हैं। अब 6 का हमारे पास कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। देखो सवाल ये आता है कि EF का मिड पॉइंट, इनको हटा दो ना, EF का मिड पॉइंट है M
और DC का मिड पॉइंट है N, तो बताइएगा MN की लंबाई कितनी होगी। तो ये 9वां पॉइंट बता रहा हूँ कि MN की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब इसको ना दिमाग में एक पिक्चर बनाओ अपने, और मैंने आपसे 2 या 3 HP पहले एक HP में बताया था किसी क्लास में, अगर ये मिड पॉइंट पर है, मतलब ये वाली लाइन जो खींच रहा हूँ वो इसके और इसके मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर है, और ये इसके पैरेलल है, तो ये हमेशा इसकी आधी होगी। अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, ये 4 है तो ये 2 होगी, मतलब आधी होगी ये। बात मान रहे हो कि नहीं? अब बोलो। ऐसे अभी हमने ये किया था कि अगर ये 6 है तो ये 12 होगी। अब ध्यान से समझो, ये वाली जो चीज है वो 6 और इसके बिल्कुल बीच में आ रही है, 6 और इसके बिल्कुल बीच में आ रही है, तो इसका मतलब ये इन दोनों का एक एवरेज होगा, क्योंकि बिल्कुल बीच में लाई कर रही है। ये भी तो ऐसे एक एवरेज ही है, तो उसका आधा हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट पे काम कर रही है, लेकिन यहाँ एक और साइड दे दी है तो वो एवरेज में काउंट हो जाएगी। तो बात समझिएगा, अगर ये 6 है तो ये सारी 6 हो जाएंगे, और ये कितनी होगी? 12। एक बात हो गई। लेकिन MN की जो लंबाई होगी वो इन दोनों का एवरेज होगा, मतलब 12 + 6 और बाई 2, 12 6 18 बाई 2 मतलब कितना? 9। तो MN इज ऑलवेज ऑफ ED। अब ED से रट्टा मत मारना, मतलब साइड हो गई है, मैं समझना के हिसाब से बता रहा हूं, और FC का आधा। बात खत्म। बोलो भैया, जो MN होगी वो इन दोनों साइड का एवरेज होगी। अब मैंने इसको लैंग्वेज पर लिख दिया है, वहां कुछ भी हो सकता है पेपर में। ऐसे ही अगर ये वाला भी पूछने लगे तब भी ये 12 + 6/2 होगी, मतलब उसका एवरेज होगी। अरे बोलो भैया, बोलते नहीं हो। अब 10वां नंबर लेंगे बेटा, डायगोनल काउंट करने हैं इसके कि एक सम षटभुज के अंदर कितने डायगोनल होते हैं। सुबह से जब क्लास चल रही थी तब तो धूप निकल रही थी बहुत कैड़ी, और अब जब ये वाली क्लास चल रही है तो मौसम हो गया एकदम भयंकर, एकदम बरसने वाला। डायगोनल काउंट करेंगे। डायगोनल क्या होता है? 2 शीर्षों को मिला देना ही डायगोनल कहलाता है। डायगोनल के लिए बेसिक चीज ध्यान में रखना एक बात, कि डायगोनल हमेशा उस आकृति में होंगे, उस फिगर में होंगे जिसकी साइड 3 से ज्यादा होगी। अगर 3 है या 3 से कम है तो देयर इज नो डायगोनल। जैसे कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होते, क्योंकि एक शीर्ष दूसरे से मिल ही नहीं सकता, पहले से मिले रखें क्या मिलेंगे। जबकि अगर 4 होंगे तो मिल जाएंगे, एक छोड़ के ये मिल गए, ये डायगोनल हो गए। एक बात ध्यान में रख करके लिख लेना कि डायगोनल हमेशा 3 से ज्यादा भुजाओं में होते हैं। तो भैया जी लिख लो, इसको लिख लेते हैं, ये 1 डायगोनल, ये 2 डायगोनल, ये 3 डायगोनल, ठीक, एक 4 डायगोनल, एक 5 डायगोनल, और एक 6 डायगोनल, एक 7 डायगोनल। ठीक, 7 हो गए और 7 हो गए, और होने चाहिए भाई अभी तो 7 और एक ये रहा, एक 8। ठीक है, और एक और होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 8। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 8 हो गए, ये वाला भी हो गया। 8 ही निकले यार, 9 निकलने चाहिए थे। मेरा गणित तो ये कहता है कि 9 निकलने चाहिए थे, ये तो निकले 8 ही। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, सही। और एक ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9। सही तो है, 9 ही तो है, नहीं तो आए, एक हमने कम किया, 9 ही है। तो देख लीजिएगा डायगोनल जो होंगे वह होंगे 9। अब डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है n-3/2। इसीलिए इसी वजह से जब यहाँ -3 आ रहा तो n की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 3। अगर यहाँ 3 होगी तो 0 आ जाएगा, और 0 तो डायगोनल होगा तो सवाल गलत, और 3 से कम होगी तो माइनस में आ जाएगा, तो संभव ही नहीं है। यहाँ n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड होती है, तो 6 में से 3 गए तो 3 और बटे 2, 6 3 18 का आधा 9। ठीक है, 9 डायगोनल होंगे। कैसे होंगे ये मैंने आपको बता दिया। इसकी mn की वैल्यू क्या होगी ये बता दिया।
इसका FC क्या होगा ये बता दिया, कितने चतुर्भुज संभव है ये बता दिया, कितने संभाव त्रिभुज में ये बता दिया, इसका एरिया क्या आता है ये बता दिया, पेरीमीटर क्या आता है ये बता दिया, हाइट क्या आती है ये बता दिया। ठीक है, अब 11वीं चीज की ओर अग्रसर है। ठीक है भैया जी, सवाल को, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, सवाल को ना ट्विस्ट करने के लिए, अब यहाँ से लगभग सवाल ही शुरू हो गए, ये मान के चलीजिएगा। सवाल को ना ट्विस्ट करने के लिए तुम्हारे सामने ऐसे फेंक देगा, क्या ही पता क्या ही बना है भाई साहब, देख रहे हो 3 बार बना लिया, 3 बार अलग अलग वो आया। ट्विस्ट करने के लिए सवाल ऐसे पूछता है, ऐसे पूछेगा ये O ले लो, सही, इस तीनों के एरिया बराबर होंगे, बात मानते हो। फिर मैं कह रहा हूं इसको मिलाओ और इसको भी मिलाओ, और इसको पॉइंट को कर दो M, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ और इसको मिलाओ और इसको कर दो N, और इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, इसको कर दो S। सही है। अब देखो जब ये मध्य बिंदु से जा रहे हैं तो ये सब बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। अब सवाल तुम्हारे सामने क्या आएगा कि ट्राइंगल, सेम सवाल ऐसे ही आते हैं, ओ चतुर्भुज OEDC का जो एरिया है वो षटभुज ABCDEF के एरिया के अनुपात से क्या होगा। तो देखो OEDC कितना बैठ रहा है 4, और ये कितना बैठ रहा है 4 ये रहा, 4 ये रहा, 4 ये रहा, तो मतलब 12, तो 1:3 होगा। और यही मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 3 चतुर्भुज बनते हैं, तो एक का पूरे 3 के हिसाब से 1 3 ही आना है। या फिर ये पूछ देगा दूसरा एक सवाल, मान लीजिएगा ऐसा बना देगा ये सवाल को, ये आए हुए हैं सवाल में, अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ABC ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो चतुर्भुज ABCO के एरिया के बराबर की क्या अनुपात होगा। तो ABC मतलब 1 और 1 2, और ये कितना ABCO, तो 1 2 3 4 ये रहा, तो 1:2 आ गया। सही, बात मानते हो नहीं। अब जो मैं 13वां सवाल लिख रहा हूँ ना, ये सीजीएल में आया था सवाल, ये वाला, ये सवाल आया था सीजीएल में 2017 मेंस में आया था ये सवाल, 21 फरवरी के में। तो ये आकृति ऐसे लिखी थी, आकृति ESC ट्राइंगल ESC का एरिया ABCDE और F आकृति से क्या अनुपात में होगा। तो ESC 1 2 3 बन रहे हैं इसमें, तो 3 ये हो गए, और ये पूरा कितना हो गया ABCD, तो कितना है 4 इसे 12 हो गया, तो 1:4 इसका आंसर आ गया। समझ में आई बात। ऐसे करके ना वो बहुत सारी चीज़ें बना सकता है, आपको बस इसका डायग्राम पता होना चाहिए कि इसने कैसे बनाया। ये 13 तक हो गया क्लियर। अब एक बात और समझो, अब दूसरे एक तरीके से पूछ लेगा, पूरा आपका षटभुज खत्म हो जाएगा क्लियर। अरे यार सही से बन जाया कर भाई साहब, सही से बन जाया करो। ABCDE और F, और ये भैया जी षटभुज, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, तो मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ से सीधे सवाल बनाते हैं 14 क्वेश्चन। ट्राइंगल OAB का एरिया इज इक्वल टू, इसका रेशियो बताना है ट्राइंगल OCD के से। अब आप जानते हैं 6 संभावित त्रिभुज बने तो सबके एरिया बराबर होंगे, क्योंकि एक ही से, इसका AOB का कितना है 1 और OCD का कितना है 1, तो 1 1 आ गया। 15 में क्या कर देगा, 2 को मर्ज कर देता है, जैसे कि चतुर्भुज बना देगा। चतुर्भुज ABCO का एरिया इज चतुर्भुज AOE और F, ये F है, के एरिया से क्या होगा। तो ABCO तो 2 बन रहे हैं इसमें, 2 ये रहे, और AOCF AOE और F 1 और 1 2, तो ये आ जाएंगे 1:1।
इस तरीके से बना देता है। या फिर एक और ले लेते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी का जो है एरिया षटभुज ए बी सी डी ई एफ के एरिया से क्या रेशियो रखेगा। तो ए ओ बी कितना 1 और ये कितना ए बी सी डी है तो 6, 1 6 का होगा क्योंकि 6 ही बनते हैं। इस तरीके से वो उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत न होने के लिए। लेकिन अगर आपने बेसिक कर रखा है क्लियर तो आप बिल्कुल सही से कर दोगे। क्या करेगा वो आपको ऐसे वो काट देगा, ऐसे बीच में से ऐसे वो काट देगा बीच में से, ऐसे वो काट देगा बीच में से। तो फिर से देखो अभी जो मैंने बताया वही आकृति बन गई है। 4 चतुर्भुज बने उनके, मतलब 3 चतुर्भुज बने उनके 4 पार्ट कर दिए उसने, ये बराबर बराबर होंगे, जो अभी बताया वही बन गया। अब यहाँ से कर लो, किसी भी आकृति पूछेगा वो बना लेगा। आप अपनी तरफ से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं के भी अपनी तरफ से आकृति मानो और उसे सॉल्व करना शुरू कर दो। जो पेपर में सवाल आए थे वो मैंने आपको करा दिया, जिस पे सीरियल लिखा था वो सवाल एक्चुअल में ऐसे ही आया था, वो डायग्राम इतना काट के उसने दे रखा था। ठीक है, अच्छा अब जनरल सवाल है, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट पर सवाल, 16 तक हो गए। अब सवाल वैसा आ सकता है जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाए थे। मान लीजिएगा 17 क्वेश्चन है, उसने बोल दिया कि एक समषटभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर बताओ। पहला क्वेश्चन, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 6 ए बताया था, 6 ए होती है, तो ए की वैल्यू 6 है तो 6 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक बात हो गई। 18वां फिर कहेगा उसकी हाइट बताओ, तो हाइट कितनी आ गई थी √3a, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6, तो ये 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। 19वां पूछ देगा कि एरिया बता दो भैया इसका, तो एरिया कितना होता है 6 × √3/4 a² हो जाएगा। तो भैया जी 6 और √3/4 a² बोले तो 6 6 36, 4 से क्या है 9 बार 9 छिक्का 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायरम। अब बोलते नहीं है खसमा, समझ में आ गई बात कि नहीं। ऐसे सवाल बना सकता है, या फिर आपको एरिया दे दे हाइट दे दे तो वहाँ से भी सवाल क्रिएट कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक करा देता हूँ। ठीक है, 19 हो गए सवाल। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 20वां। ठीक, सवाल ये दे देगा यदि एक समषटभुज की, ध्यान समझना, एक समषटभुज की जो हाइट है वह दे रखी है 4√3 सेंटीमीटर और ये हाइट है उसकी, तो उसका एरिया बताओ, उसका पेरीमीटर बताओ। सही, आप जानते हैं कि एक समषटभुज की जो हाइट है वो √3a होती है और वो हो जाएगी 4√3। √3 से √3 खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, मतलब समषटभुज की जो साइड है वो 4 रही होगी। तो वहाँ से मैं पेरीमीटर निकालना हूँ, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 × a, तो मतलब 4 है तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका एरिया तो हो जाएगा √3/4 a², मतलब a की वैल्यू 4 है × 4 है × 6 होता ही है, 6 √3/4 a² होता है ना, 4 से 4 खत्म, 6 6 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायरम। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 22 क्वेश्चन करा दिए। इस पर वैल्यू और भी चेंज करके आ सकता है। आपको इसका पेरीमीटर याद रखना है, इसका एरिया याद रखना है, इसकी हाइट याद रखनी है, और इसका जो प्रत्येक इंटरनल एंगल होते हैं वो 120 के होते हैं, ये याद रखना है। इसका सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बात याद रखनी है। प्रत्येक का नहीं पूछेगा तो 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। और इसके अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनाने संभव है, इसके अंदर 3 चतुर्भुज बनाने संभव है। अगर इसकी पूछेगा इसकी लंबाई, तो ये जितना होगा उसका 2 गुना ये होता है। अगर ये यहाँ पे 4 आया तो ये 8 आएगा, ये सारे 4 4 के होंगे। और इसकी पूछेगा, इसकी जो मध्य बिंदु का आया था ये क्या होता है, अगर ये 8 आया तो ये 4, तो इन दोनों का एवरेज होगा 8 4 12 का आधा 6। इस तरीके से कंप्लीट हेक्सागन मैंने आपको पढ़ा दिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सवाल अगर उठेगा तो इसी में से ही उठेगा। किसी रोज मैं आपको सिर्फ वो समबाहुभुज पढ़ा दूंगा, पॉलीगन एक चैप्टर होता है, उसमें जितने मैंने फॉर्मूले बताए थे ना उन फॉर्मूलों का यूज़ करना बता दूंगा। यहाँ मैंने फॉर्मूले से भी और आपको कॉन्सेप्ट से भी दोनों तरीके से बता दिया। वहाँ पॉलीगन में सिर्फ फॉर्मूले पे ही काम चलता है, क्योंकि वहाँ जरूरी नहीं ना हेक्सागन पूछे,
वहाँ हो सकता है 20 बुझाव वाला कोई एक की बात कर दे, 23 की बात कर दे, वहाँ तो सीधा फॉर्मूला लगाना, फिर वहाँ कोई कॉन्सेप्ट काम तो करेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट तो बस यहीं तक समझा सकते हैं, क्योंकि मान लीजिएगा 10 से ऊपर की कोई आकृति बनेगी तो ड्रॉ ही नहीं होने की हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक ह्यूमन माइंड ऑक्टागन बना सकता है यहाँ पे समझाने के हिसाब से, बाकी इससे ज़्यादा और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको मैंने हेक्सागन पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आज की कहानी हेक्सागन की हम यहीं रोकते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी नई कहानी के साथ, या नई एचपी के साथ, या नई ट्रिक के साथ, या नई किसी प्रैक्टिस सेशन के साथ। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद।